लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ये चार नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में एक खिचड़ी सी बन जाती है ना? बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक दूसरे में मिला हुआ है। हाँ। मैं तो सच बताऊं, सालों तक इन्हें एक दूसरे में मिलाता रहा। तो आज की हमारी इस बातचीत का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाना है। हम इस पूरे सिस्टम को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, इस उलझन की जड़ बहुत सीधी सी है। हम इन चारों को एक साथ देखने लगते हैं। हाँ, यही गड़बड़ है। जबकि इन्हें समझने की चाबी है इन्हें दो टीमों में बांटने में। 2 टीमों में? जी, देखिए, भारत में कानून बनाने का जो पूरा सिस्टम है, उसे समझने के लिए बस 2 लेवल याद रखने हैं। एक है राष्ट्रीय स्तर, मतलब दिल्ली। ठीक है। और दूसरा है आपके अपने राज्य का स्तर। ये चारों सदन इन्हीं 2 स्तरों पर खड़े हैं, 2 दिल्ली में और 2 आपके राज्य में। बस यही पूरा नक्शा है। अच्छा, तो ये असल में 2 अलग-अलग टीमों का खेल है। चलिए, ये तो दिलचस्प शुरुआत है। तो फिर दिल्ली वाली टीम से शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्तर। हाँ, यानी हमारी संसद। और इसमें सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना नाम है लोकसभा। इसे लोगों का सदन भी कहते हैं। बिल्कुल, और इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। लोकसभा, ये वो जगह है जहां जनता की सीधी आवाज गूंजती है। जब हम वोट डालने जाते हैं तो हम असल में अपने इलाके से एक प्रतिनिधि चुनकर इसी सदन में भेज रहे होते हैं। अच्छा, तो जिन्हें हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जी हाँ, सांसद या एमपी। और वो सीधे तौर पर हमारे प्रति जवाबदेह होते हैं। यानी ये तो सीधी बात है, हम बटन दबाते हैं, हमारा सांसद दिल्ली पहुंचता है। लेकिन इसकी कुछ खासियतें भी तो होंगी, जैसे ये कितने समय के लिए होता है। हाँ, और यहीं से सिस्टम का डिजाइन समझ आना शुरू होता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का। 5 साल। और सबसे जरूरी बात, ये एक अस्थायी सदन है। अस्थायी मतलब? इसका मतलब है कि अगर सरकार अपना बहुमत खो दे या प्रधानमंत्री सिफारिश करे तो इसे 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। अच्छा। और इसमें सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल है। ये सारी बातें इसे जनता के मूड के प्रति बहुत संवेदनशील बनाती हैं। सरकार को हमेशा अगले चुनाव का डर रहता है। ठीक है, तो लोकसभा यानी जनता का सीधा मूड, 5 साल का कार्यकाल और कभी भी भंग होने का खतरा। अब आते हैं उस नाम पर जहां से असली कंफ्यूजन शुरू होता है, राज्यसभा। 1 मिनट, यहीं पर मैं हमेशा अटक जाता हूं। अगर हम लोकसभा के लिए सीधे वोट करते हैं तो राज्यसभा के सांसद कहां से आते हैं? सही सवाल। मैंने तो कभी राज्यसभा के लिए वोट नहीं डाला। यह प्रक्रिया थोड़ी अजीब नहीं लगती? ये बहुत ही जायज सवाल है और ज्यादातर लोगों के मन में यही आता है। असल में यहीं पर हमारे सिस्टम का दूसरा बड़ा सिद्धांत सामने आता है। वो क्या है? देखिए, लोकसभा अगर लोगों का सदन है तो राज्यसभा राज्यों की परिषद है। राज्यों की परिषद? हाँ, इसका काम देश की आम जनता का नहीं बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करना है। इसीलिए इसके चुनाव का तरीका भी अलग है। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। अप्रत्यक्ष चुनाव, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम और आप सीधे राज्यसभा सांसदों को नहीं चुनते। तो फिर कौन चुनता है? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उन्हें चुनते हैं। प्रक्रिया 2 कदम की है। पहला कदम, हम अपने अपने राज्यों में विधानसभा चुनावों में वोट डालकर विधायकों यानी एमएलएस को चुनते हैं। ठीक है, वो तो हम सब करते हैं। बिल्कुल। फिर दूसरा कदम, हमारे चुने हुए वही एमएलएस फिर अपने राज्य की ओर से राज्यसभा के सांसदों को यानी एमपीज को चुनते हैं। अच्छा, तो ये बात है, यानी हमारे राज्य के विधायक हमारे लिए एक तरह से क्या कहते हैं, एक फिल्टर का काम करते हैं। एक तरह से हाँ, तो हमारी भागीदारी तो है लेकिन सीधे नहीं। लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्या थी? मतलब ये इतना घुमावदार रास्ता क्यों? लोकसभा तो बहुमत के आधार पर चलती है। हाँ। हो सकता है कि कोई 1 या 2 बड़े राज्य मिलकर लोकसभा में बहुमत हासिल कर ले और छोटे राज्यों की आवाज दब जाए। सही बात है। राज्यसभा ये पक्का करती है कि हर राज्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसकी आवाज राष्ट्रीय स्तर पर बराबर सुनी जाए। ये राज्यों के हितों का एक तरह से सेफगार्ड है। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिए की बात है। तो इसका मतलब राज्यसभा की बनावट भी लोकसभा से काफी अलग होगी? जमीन आसमान का फर्क है। लोकसभा जहां अस्थाई है, वहीं राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी? हाँ, परमानेंट। ये कभी भंग नहीं होती। इसे देश की निरंतरता का प्रतीक माना जाता है। वाह, ये तो बड़ा अंतर है। और भी है, इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 6 साल का होता है, 5 साल का नहीं। ओह, 6 साल? जी, और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए चुने जाते हैं। तो ये एक तरह का साइकिल है
जो हमेशा चलता रहता है। बिल्कुल। सदस्य बनने की न्यूनतम आयु भी 30 साल है, जो इसे एक ज्यादा परिपक्व और अनुभवी सदन बनाती है। वाह, यानी एक सदन जो जनता के रोज बदलते मूड को दिखाता है और दूसरा जो स्थिरता और राज्यों के हितों को दिखता है। क्या डिजाइन है। और एक और मजेदार बात बताऊं, हाँ बताइए। इसमें सिर्फ चुने हुए सदस्य ही नहीं होते, 12 सदस्य तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड? जी, ये वो लोग होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में महारत रखते हैं। सचिन तेंदुलकर, जया बच्चन, जावेद अख्तर जैसे लोग इसी कोटे से सांसद बने हैं। अरे वाह, तो इसका मकसद था कि चुनावी राजनीति से बाहर की विशेषज्ञता भी देश के कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक सदन नहीं बल्कि एक तरह का थिंक टैंक भी है। अब मुझे समझ आ रहा है कि इसे अपर हाउस या बड़ों का सदन क्यों कहते हैं। सही समझे आप। ठीक है, दिल्ली का मामला तो अब काफी सुलझ गया है, लेकिन फिर राज्यों में आकर कहानी फिर से उलझ जाती है। मेरे राज्य में तो सिर्फ विधानसभा है, पर पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है। ऐसा क्यों है? क्या ये केंद्र की बस एक नकल नहीं है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। राज्य का विधानमंडल काफी हद तक केंद्र की संसद का ही एक मिनी वर्जन है। मिनी वर्जन? हाँ, ये सादृश्यता इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है। जो काम दिल्ली में लोकसभा करती है, वही काम आपके राज्य में विधानसभा करती है। अच्छा। और जो काम दिल्ली में राज्यसभा करती है, वही काम कुछ राज्यों में विधान परिषद करती है। पैटर्न एकदम एक जैसा है। तो इसका मतलब विधानसभा भी लोकसभा की तरह ही काम करती होगी। मतलब सीधा चुनाव, 5 साल का कार्यकाल। हूबहू। विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली भारत के सभी राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में अनिवार्य है। ओके, ये तो हर जगह है। हाँ, इसका कार्यकाल भी 5 साल का है। ये भी अस्थायी सदन है और इसके सदस्य यानी विधायक, एमएलए सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। और उम्र? न्यूनतम आयु भी 25 साल ही है। सब कुछ लोकसभा जैसा। राज्य में सरकार बनाने की चाबी इसी सदन के पास होती है। ठीक है, ये तो आसान था। लेकिन फिर वो विधान परिषद का क्या मामला है? वो हर जगह क्यों नहीं है? ये तो एक बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक और आर्थिक फैसला होता है। विधानसभा तो हर राज्य में है, लेकिन विधान परिषद जो राज्यसभा की तरह है, वो हर राज्य में हो ये जरूरी नहीं है। तो अभी ये कितने राज्यों में? फिलहाल ये सिर्फ 6 राज्यों में है। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। बस 6 में? तो कोई राज्य से क्यों चाहेगा? इसके क्या फायदे हैं? इसके भी वही फायदे हैं जो केंद्र में राज्यसभा के हैं। ये विधानसभा के फैसलों की समीक्षा करता है, जल्दबाजी में बने कानूनों पर रोक लगाता है। वही सेफ्टी वाल वाली बात। जी। लेकिन इसका एक राजनीतिक पहलू भी है। कई बार ये उन नेताओं को एडजस्ट करने का एक जरिया बन जाता है जो सीधा चुनाव नहीं जीत पाते। अच्छा, या फिर गठबंधन की राजनीति में सहयोगी दलों को खुश रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसीलिए इसकी जरूरत पर हमेशा बहस होती रहती है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक विधायी निकाय नहीं बल्कि एक राजनीतिक टूल भी है। हाँ? तो क्या इसकी बाकी खासियतें भी राज्यसभा जैसी हैं? 6 साल का कार्यकाल, स्थायी सदन? बिल्कुल। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 साल का होता है। यह भी एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। और उम्र 30 साल? हाँ, और सदस्य यानी एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के लिए न्यूनतम आयु भी 30 साल ही है। पैटर्न यहाँ भी एकदम सेम है। बहुत बढ़िया। अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। चलिए एक बार कोशिश करता हूं कि मैं इसे सही से समेट पाया हूं या नहीं। जरूर। हम इन चारों को 2 टीमों में बांट सकते हैं। टीम 1 है जनता की सीधी आवाज वाली टीम। ठीक है। इसमें आते हैं लोकसभा और विधानसभा। दोनों में सीधा चुनाव, दोनों का कार्यकाल 5 साल और दोनों ही अस्थायी सदन है। और सरकार का मुखिया यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इन्हीं सदनों से निकलता है। क्या मैं सही हूं? एकदम से सही। सरकार बनाने और गिराने की ताकत इन्हीं 2 सदनों के पास होती है। ठीक है। और टीम 2 है राज्यों और विशेषज्ञों की टीम, कह सकते हैं। इसमें आते हैं राज्यसभा और विधान परिषद। दोनों में अप्रत्यक्ष चुनाव, सदस्यों का कार्यकाल 6 साल और दोनों ही स्थायी सदन हैं जो कभी भंग नहीं होते। बिल्कुल। और इनका मुख्य काम एक तरह से स्पीड ब्रेकर या फिल्टर का है। शानदार तरीके से आपने इसे समेटा है। इस तुलना से पूरा ढांचा एकदम साफ हो जाता है। और सदस्यों के नाम भी अब साफ हैं। केंद्र में एमपी और राज्य में एमएलए या एमएलसी। जी, विधानसभा के सदस्य विधायक या एमएलए
और विधान परिषद के सदस्य MLC। लेकिन अब वो बड़ा सवाल मन में आता है, जब एक सदन सीधे जनता की आवाज है तो इस दूसरे स्थायी सदन की जरूरत ही क्या थी? क्या इससे फैसले लेने में बहुत ज्यादा देरी नहीं होती? खासकर जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हों, तब तो हर बिल अटक जाता होगा। ये सिर्फ देरी नहीं बल्कि विवेकपूर्ण देरी है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बनाया था। चेक्स एंड बैलेंसेस? जी, निचला सदन यानी लोकसभा या विधानसभा वो लोकतंत्र का इंजन है। वो जनता की इच्छाओं को रफ्तार देता है, लेकिन कभी-कभी बहुमत की रफ्तार तानाशाही का रूप भी ले सकती है। और उच्च सदन यानी राज्यसभा या विधान परिषद उस रफ्तार पर लगाम लगाता है। सिर्फ लगाम नहीं, उसे सही दिशा भी देता है। उच्च सदन एक तरह से कूलिंग सॉसर की तरह काम करता है। कूलिंग सॉसर? हाँ, मतलब वो ये पक्का करता है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में या सिर्फ चुनावी फायदे के लिए पास ना हो जाए। आपको याद है वो मशहूर GST बिल? हाँ, बिल्कुल। उसे पास कराने में सालों लग गए क्योंकि केंद्र को राज्यसभा में हर राज्य को मनाना पड़ रहा था। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि राज्यसभा राज्यों के हितों की रक्षा कैसे करती है, भले ही इसमें वक्त लगे। अच्छा, तो ये सिस्टम एक कार की तरह है। लोकसभा एक्सेलरेटर है तो राज्यसभा ब्रेक और स्टीयरिंग व्हील। क्या खूब कहा, जो ये पक्का करता है कि गाड़ी सही रास्ते पे और सही स्पीड में चले। तो कुल मिलाकर ये संरचना जो पहली नजर में इतनी उलझी हुई लगती है, वो असल में उलझी हुई नहीं है, बल्कि संतुलन के लिए बहुत सोच समझकर बनाई गई है। बिल्कुल। एक सदन गति देता है तो दूसरा सदन उस गति को सही दिशा में रखने के लिए धैर्य और विवेक लाता है। एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। बिल्कुल सही कहा। ये लोकतंत्र को मजबूत और ज्यादा जिम्मेदार बनाने का एक तरीका है। तो आज की इस चर्चा से ये पूरा ढांचा पूरी तरह साफ हो गया है। केंद्र और राज्य, लोकसभा और विधानसभा की एक टीम और राज्यसभा और विधान परिषद की दूसरी टीम। अब ये नाम कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब जब ये पूरी संरचना और इसका उद्देश्य समझ आ गया है, तो मैं इस बातचीत को श्रोता के लिए गहरे सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी। जरूर। कभी सोचिएगा कि जब कोई प्रतिनिधि सीधे आपके वोट से चुना जाता है, जैसे लोकसभा का सांसद, तो वो आपके प्रति ज्यादा जवाबदेह होता है। उसे पता है कि 5 साल बाद उसे फिर आपके पास ही आना है। सही। लेकिन जो प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जैसे राज्यसभा का सांसद, उसकी जवाबदेही किसके प्रति होती है? अपनी पार्टी के प्रति, अपने राज्य के विधायकों के प्रति, या देश के दीर्घकालिक हितों के प्रति। बिल्कुल। जब कोई मुश्किल और अलोकप्रिय फैसला लेना हो, तो इन दोनों तरह के प्रतिनिधियों के नजरिए और साहस में क्या फर्क आ सकता है? ये सवाल हमारे लोकतंत्र की कार्यप्रणाली की गहरी समझ देता है।